भीड़ में खड़े रहने का शौक नहीं है मुझे, लेकिन भीड़ जिसके लिए खड़ी है वो बनना है मुझे। कैसे हो आप सब लोग, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं आप सबकी अपनी कंचन गुप्ता मैम, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आ चुकी हैं आपके सामने। और आज हम फिर से यहाँ पे डंका बजाने वाले हैं इकोनॉमिक्स के एक शानदार से चैप्टर का, जिस चैप्टर का नाम आप सामने देख सकते हो, कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। ये चैप्टर बहुत ही प्यारा सा है, लेकिन बहुत छोटा चैप्टर है। बच्चों को लगता है मैम कॉस्ट, कॉस्ट मतलब अमाउंट, मतलब वैल्यू, मतलब प्रैक्टिकल, ना जी ना अपने बस की बात को नहीं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। ये चैप्टर तो बेटा इतना प्यारा चैप्टर है कि शुरू होते ही ये खत्म होने की कगार पे पहुंच जाता है। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी है, थियोरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल है, लेकिन बहुत इजी वे में प्रैक्टिकल है, तो आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। और हाँ, कुछ बच्चों को एक समस्या सताती है कि मैम एनसीईआरटी, ऑथर की बुक, ये बुक, वो बुक, फलाना ठिकाना वगैरह वगैरह, जहाँ पे आपको जिस बुक से आप कैरी कर रहे हो आप करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ मैं जो आपको पढ़ाऊंगी ना बेटा, ये कंटेंट अपने आप में सफिशिएंट है। हमने आपको एनसीईआरटी को, ढेरों ऑथर की बुक को, सबको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे कंटेंट तैयार किया होता है। तो अब आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज द सुप्रीम, एकदम बढ़िया कंटेंट आपको जा रहा है, टेंशन मत लो। बस अब आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बढ़िया तरीके से इस लेक्चर पे ध्यान लगाओ। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का शुभारंभ। सभी बच्चा प्रेम से बोलेगा वाह वाह। तो आज इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो जो भी इस चैप्टर के टॉपिक हैं सारे के सारे आज ही हम कवर कर लेंगे, एक ही लेक्चर में सब कवर हो जाएगा। आओ स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक वन शॉट अपलोड किया था इससे पहले प्रोडक्शन चैप्टर का, तो उसको जरूर देख लेना। उसके बाद ये चैप्टर बहुत अच्छा समझ आता है, क्योंकि चैप्टर उसी से ही प्रकट हुआ है। प्रोडक्शन चैप्टर पे बेस्ड होता है बेटा कॉस्ट चैप्टर। तो प्रोडक्शन अगर नहीं देखा है तो पहले प्रोडक्शन देख लो, और देख लिया है, देख के भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे जब समझाऊंगी तो मैं बार बार लिंक खुद ही कर दूंगी, तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्शन चैप्टर में हम क्या करते थे मैम? प्रोडक्शन चैप्टर की स्टडी कौन करता था, एक बार फिर से बता दो। इस चैप्टर की पढ़ाई लिखाई करता था मैम प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ये देखता था कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, मुझे कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। तो मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलती थी कि वी विल जस्ट टॉक अबाउट द क्वांटिटी, वी विल फोकस ओनली ऑन क्वांटिटी इन प्रोडक्शन चैप्टर। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम नंबर्स में बात करते थे बेटा, क्वांटिटी में बात करते थे, यूनिट्स में बात करते थे। हमने कभी भी इस चैप्टर में वैल्यू पे फोकस नहीं किया, हमने अमाउंट पे फोकस नहीं किया, हमने यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस किया। नाउ अब मैं जो आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ कॉस्ट, ये चैप्टर आपको एक्चुअल में अमाउंट बेस्ड बात करेगा कि एक्चुअल में आखिरकार मनी की फॉर्म में कितनी कॉस्टिंग आ रही है। अब हम क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे, अब हम वैल्यू के फॉर्म में बात करेंगे। आई होप आप ये डिफरेंस समझ पाए होंगे थोड़ा मोड़ा। दूसरी बात ये आती है कि जब हम प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ते थे तो इस चैप्टर में हमने समझा था कि अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन करने के दो रन होते हैं, एक होता था शॉर्ट रन, एक होता था लॉन्ग रन। शॉर्ट रन क्या होता था, जल्दी सभी बच्चे कमेंट में बताओ मैम। शॉर्ट रन में जो हमारा एक फैक्टर, इसको हम बोलते थे फिक्स फैक्टर या कैपिटल, तो कैपिटल हमारी क्या हो जाती है मैम, फिक्स्ड हो जाती है। रेस्ट ऑल फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं यहाँ पे, रेस्ट ऑल हमारे वेरिएबल होते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में हमारे ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। यहाँ पे हमारे सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल हो जाते हैं, चाहे वो आपका कैपिटल हो, चाहे वो आपका लेबर हो, चाहे वो आपका मटेरियल हो, चाहे वो आपका लैंड हो, सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल हो गए। दैट मीन्स वी आर वर्किंग ऑन लॉन्ग रन। अगर ये वेरिएबल नहीं है, कुछ फिक्स है, देन वी आर वर्किंग ऑन शॉर्ट रन। ये हमने प्रोडक्शन में पढ़ा था। अब देखो प्रोडक्शन से ही कौन निकला है, कॉस्ट। मैंने आपको बताया था ये अब आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन पे फोकस करना होता है इन डिटेल।
तो जब हम कॉस्ट में जाएंगे तो कॉस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम शॉर्ट रन की वैल्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे, लॉन्ग रन की वैल्यू के बारे में हम डिस्कशन यहां पे नहीं करेंगे। मैम कब होगा बेटा? जब फर्दर स्टडी करोगे ना, कभी सीए का पेपर दोगे या फिर बीकॉम करोगे, जहां भी करोगे वहां पे सीखने को मिलेगा। आपके सिलेबस में अभी सिर्फ इतना ही है। अब प्रेम से सभी बच्चा बोलेगा जय माता दी और स्टार्ट करेंगे अपनी आज की क्लास। बात आती है कि मैम आखिरकार ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉस्ट क्या होता है? तो कॉस्ट क्या होता है, ध्यान दो। हमने यहाँ पे आउटपुट बनाना है, मतलब मुझे यहाँ पे मान लो टेबल बनानी है, टेबल। तो टेबल बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? टेबल बनाने के लिए मैम सबसे पहले तो वुड चाहिए होगी, लकड़ी चाहिए होगी। लकड़ी को काटने के लिए कारपेंटर चाहिए होगा। बताओ यस और नो? यस मैम, कारपेंटर चाहिए होगा। फिर और क्या चाहिए होगा मैम? वुड हो गई, कारपेंटर हो गई, और मैम आपको ना एक जगह चाहिए होगी, एक प्लेस जहां पे ये लोग काम धंधा करेंगे। मैंने कहा मैम कुछ आपको ना टूल्स भी चाहिए होंगे, जैसे आरी वगैरह होता है जिससे लकड़ी को काटा जाता है। तो बेसिकली टेबल बनाने में मैम इतनी चीजों का खर्चा आएगा, इतनी चीजों की जरूरत पड़ेगी, इतनी चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये वुड क्या है बेटा? इनपुट। ये कारपेंटर मैम ये भी इनपुट ही है, प्रोडक्शन में सिखाया था, इसको भी क्या कहते हैं? इनपुट। प्लेस मतलब लैंड, प्रॉपर्टी। टूल्स मैम ये भी इनपुट है। तो ये सब बेटा इनपुट है, और इनपुट से ही हम क्या बनाएंगे? आउटपुट बनाएंगे। अब ये इनपुट को हम बोलते हैं बेटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते थे मैम? लैंड, लेबर, कैपिटल और बताओ एंटरप्रेन्योर, यही होते थे। यस। तो इनमें जो भी खर्चा आता है बेटा उसी को बोलते हैं कॉस्ट, उसी को बोलते हैं कॉस्ट। फैक्टर की कॉस्ट ही तो कॉस्ट बोली जाएगी। इनपुट की कॉस्ट मतलब फैक्टर की कॉस्ट, एक ही बात है। तो जब भी आप कॉस्ट निकाल रहे हो तो आपको अपने फैक्टर्स पे किए जाने वाले खर्चे को एड ऑन करना पड़ेगा, और आपको सारी की सारी कॉस्ट पता लग जाएगी। अब ये जो फैक्टर्स होते हैं ना हमारे, ये दो तरह के होते हैं। फैक्टर बोल लो, इनपुट बोल लो, एक ही बात है। ये बेटा दो तरह के होते हैं। कैसे मैम? एक होते हैं बेटा ये जो हमारे इनपुट्स होते हैं, दो तरह के होते हैं बेसिकली। एक हो गया हमारे फैक्टर इनपुट, एक को बोला जाता है फैक्टर इनपुट, एक को नॉन फैक्टर इनपुट बोला जाता है। हालांकि दोनों फैक्टर है, लेकिन एक को फैक्टर बोला गया और एक को नॉन फैक्टर बोला गया। जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चारों तो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो इन्हें फैक्टर इनपुट बोला गया। एक हमारा रॉ मटेरियल, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आता, तो इसको नॉन फैक्टर इनपुट बोला गया। लेकिन ये फैक्टर तो है, जैसे कि यहाँ पे हमें वुड की जरूरत पड़ती थी, ये वुड इनपुट तो है, लेकिन ये कौन सा है? ये नॉन फैक्टर है, नॉन फैक्टर है। क्योंकि फैक्टर में कौन कौन आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कारपेंटर कौन हो गया मैम? लेबर। तो ये क्या हो गया मैम? ये फैक्टर इनपुट हो गया। ये क्या हो गया बेटा? लैंड। तो ये क्या हो गया मैम? ये भी फैक्टर इनपुट हो गया। टूल्स मतलब कैपिटल, तो ये भी क्या हो गया मैम? फैक्टर इनपुट हो गया। जो इस बिजनेस को चला रहा है, इसका ऑनर, वो भी कौन हो गया? फैक्टर इनपुट हो गया। तो हमारे पास दो तरह के इनपुट्स होते हैं, एक होता है फैक्टर इनपुट, एक होता है नॉन फैक्टर इनपुट। अच्छा जी, हम इन सब कॉस्ट को जोड़ दें तो हमें पता लग जाएगा कि हमने टोटल कितना खर्चा किया, टोटल कितना खर्चा किया। अब ध्यान देना, अब मैं आपको एक बात और समझाने वाली हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा काम की है। आइए, एक तो आपको बहुत अच्छे से पता लग गया कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है मैम लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इसके अलावा एक खर्चा और होता है हमारा, जिसका क्या नाम है मैम? उसका नाम होता है मटेरियल। ठीक है जी,
है तो ये सब क्या मैम, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, लेकिन ये सब हमारे फैक्टर इनपुट होते हैं और ये नॉन फैक्टर इनपुट होते हैं। तो जब भी हम किसी गुड्स को बनाते हैं तो ये सारा खर्चा होता है, इन सब खर्चों को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे उस गुड्स की कॉस्ट पता लग जाएगी। अब एक चीज और ध्यान दो, कॉन्सेप्ट नंबर 2 अपन को समझना है कि जो कॉस्ट होती है बेटा वो दो तरह की होती है। एक होती है हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक होती है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक होती है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट किसे कहते हैं? वो पैसा जो आप खुद से पेमेंट के फॉर्म में खर्च करते हो। जैसे कि मान लो आपको लेबर हायर करनी है तो उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आपको रॉ मटेरियल चाहिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी है आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आपको अपने ऑफिस में कोई भी काम करना है जिसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ रही है इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ बैंक, आप जो मर्जी कह लो, लेकिन आपको पेमेंट करनी पड़ रही है, उसको बोलते हैं बेटा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको आपको पेमेंट करना पड़ रहा है इन दी फॉर्म ऑफ कैश। कैश इंक्लूड्स बैंक एज वेल। मैम उधार खरीद रहे तो हाँ, तो आज नहीं करोगे कल पे करोगे, पेमेंट तो कर ही रहे हो ना। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहा जाता है। ये सभी कॉस्ट अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड की जाती हैं। जब आप अपने अकाउंट सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो जितने भी खर्चों की आप अकाउंटिंग एंट्री डालते हो वो सारे के सारे खर्चे आपके एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जैसे कि आप कोई मोमोज बनाने का मान लो ठेला खोलना चाहते हो मैं मोमोज का ठेला क्यों? क्योंकि आज ज्यादा चलन में है ना, आजकल मोमोज वाले कभी घाटे में नहीं जा रहे, ऐसा देखने में आ रहा है। मोमोज का ठेला लगाना इजी है और टारगेटेड कस्टमर भी बहुत है, और तो टारगेटेड कस्टमर हर एज का आप कैप्चर कर सकते हो, बच्चे को छोड़ के तो सबको मजा आता है मोमोज खाने में। विंटर में तो बहुत ज्यादा ही आता है। आइए, अब आप मोमोज बनाने का ठेला खोलते हो मान लो, तो आपने जो मोमोज बनाए और उन मोमोज को आप बेचोगे भी। मान लो आपने 10,000 का मोमोज सेल कर दिया फॉर एन एग्जाम्पल, लेकिन इस मोमोज बनाने में आपका खर्चा कितना लग गया? मैम 2,000 का मैदा लग गया है ना, और 1,000 का मैम हमने गैस फूक दिया, और बताओ मैम 1,000 रुपए का मसाला लग गया। मैंने कहा ठीक है जी। मैम 1,000 रुपए का टमाटर लग गया, चटनी भी तो बनाओगे मोमोज की। यस मैम। 2 और 1 3 1 4 1 5, कितना खर्चा आपने कर दिया बेटा? 5,000 आपका टोटल खर्चा हो गया। जब भी आप अकाउंट्स करते हो ऐसे जो भी खर्चे आते हैं सबको आप नोट करते हो, रिकॉर्ड करते हो। तो ये सारे के सारे खर्चे कैसे हो गए? एक्सप्लिसिट एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि इन सब खर्चों को आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो मैम इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट बताने से पहले मुझे एक बात बताओ, ये मेरा सेल है, ये 5,000 मेरा खर्चा है, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया? मैम 10,000 माइनस 5,000, तो प्रॉफिट कितना आ गया? 5,000। प्रॉफिट कितना आ गया? 5,000। ये प्रॉफिट को बोला जाता है बेटा अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट नोट करके रख लो, अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब दूसरी कॉस्ट आती है मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट, जिसका नाम आपने अब से पहले शायद ही कभी सुना हो। ये कॉस्ट का अकाउंट्स में कोई नामो निशान नहीं होता है, क्योंकि ये कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट ही नहीं है। इस कॉस्ट की कभी भी रिकॉर्डिंग नहीं करी जाती फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। देन डेफिनेटली सी बात है, सीधी सच्ची बात है कि आपको ये कॉस्ट कभी अपनी लाइफ में अकाउंट्स में देखने को मिलेगी नहीं, ना मिली होगी ना कभी मिलेगी। लेकिन आप जब फर्दर स्टडी करोगे, सीए में आओगे, बीकॉम में जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो एक नया सब्जेक्ट आता है कॉस्ट करके, तो वहां पे कॉस्ट आती है। इस कॉस्ट का दूसरा नाम होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो वहां पे ये आपको देखने को मिलती है और इसका ट्रीटमेंट भी आपको करना पड़ता है। सिमिलरली इकोनॉमी के अंदर भी बेटा इम्प्लिसिट कॉस्ट यूजफुल होती है। इकोनॉमी के अंदर कभी भी हम अकाउंटिंग कॉस्ट की बातें नहीं करते। इकोनॉमी के अंदर हम अकाउंटिंग प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट दोनों की बातें करते हैं। सिर्फ अकेले एक्सप्लिसिट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, दोनों को लेके चलना पड़ता है, तो दोनों पढ़नी पड़ेंगी। तो फाइनली अब मुद्दा ये आता है कि मैम आखिरकार ये इम्प्लिसिट कॉस्ट होता क्या है?
तो ये मैंने आपको पिछले कई चैप्टर्स में पढ़ाई भी है, क्योंकि इकोनॉमी में ये बहुत यूज होती है। तो इसका सिंपल सीधा सच्चा नाम होता है बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं यहाँ कोई टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, आप सबसे कोई फालतू की वार्तालाप नहीं होगी, सिर्फ हम कॉन्सेप्ट फोकस रहेंगे। अभी कोई ही हु हा नहीं होगा क्लास में, सिर्फ ऑन द पॉइंट बात होगी, काम की बात होगी सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आइए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि हम जानते हैं कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पेपर से 6 घंटे पहले सेशन देख रहे होंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आखिरकार होती क्या है? ये बेटा अपना सोनू, ये कौन है मैम? ये सोनू है। सोनू के पास पैसे कमाने के ढेरों तरीके हैं। मैम क्या क्या तरीके एक बार बता दो। सोनू बेटा मोमोज का ठेला लगा सकता है एक तो, ठीक है जी, और सोनू चाहे तो बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा सकता है। 2-4 बच्चे तो इसके पास आ जाएंगे पढ़ने के लिए, ट्यूशन पढ़ने के लिए। स्पेलिंग सही कर लेना, मैं ट्यूशन लिख रही हूँ, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट बताइए, और सोनू क्या कर सकता है? मैम सोनू के पास तो ढेरों काम है। सोनू जॉब भी कर सकता होगा, मैंने कहा बिल्कुल कर सकता है। और सोनू बेटा जॉब भी कर सकता है, ट्यूशन भी पढ़ा सकता है, मोमोज भी बेच सकता है, और ये चाहे तो एज अ समोसा डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकता है, मतलब समोसे भी बेच सकता है। चलिए, सोनू अगर मोमोज का धंधा करता है ना बेटा, तो टोटल फॉर एन एग्जांपल मान लो ये कितने रुपए कमा रहा है मैम महीने के? ये कमा रहा है 3000 रुपया। अगर ट्यूशन पढ़ाते हैं एक बच्चे को तो ये कमा लेता है 5000 रुपये। जॉब करता है तो बेटा इसको 10,000 रुपये मिल जाते हैं, और जब ये समोसा बेचता है तो ये सिर्फ और सिर्फ कमा पाता है 6000 रुपया। अब आप मुझे बताओ, अगर आप सोनू की जगह होते तो आप क्या करते? मैम हम कुछ नहीं करते, मजबूरी है ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहा जाता है। बेटा जरूरत है, करना पड़ रहा है, बताओ क्या करोगे? मैम सबसे अच्छा जो काम होगा वही कर लेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा होगा। तो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे। तो सोनू क्या कर रहा है? सोनू मैम जॉब करेगा और 10,000 रुपया अर्न करेगा। अगर सोनू जॉब नहीं करता तो सोनू बाकी 3 काम में से कौन सा काम करता? मैम जिसमें ज्यादा पैसा मिल रहा होता अपार्ट फ्रॉम जॉब, क्योंकि जॉब वाला मान लो कोई ऑप्शन ही नहीं है या जॉब करनी नहीं है, तो अब क्या करेगा? जिसमें सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा होगा। सबसे ज्यादा पैसा इन 3 ऑप्शन में से कहां पे मिल रहा है? मैम यहाँ पे मिल रहा है। तो सोनू समोसे बेचेगा, सोनू समोसे बेचता और कितने रुपए कमा रहा होता? 6000 रुपए कमा रहा होता। तो यही बोला जाएगा ये सोनू की बेटा इम्प्लिसिट कॉस्ट है, या फिर वी कैन से कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कॉस्ट इज नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट बेस्ट, अगर ये नहीं करते तो इन तीनों में से कौन सी नेक्स्ट बेस्ट कॉस्ट थी? मैम ये। अगर मान लो ये भी नहीं होता तो नेक्स्ट बेस्ट कौन सा था? मैम ये। तो नेक्स्ट बेस्ट, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? वही सबसे बेस्ट है। मैम इसको कॉस्ट क्यों बोला गया? क्योंकि बेटा ये पैसा आता जो कि नहीं आया, क्योंकि अब तो 10,000 रुपए आ रहे हैं, 6,000 आ सकते थे अगर ये समोसा बेचता तो, जो कि नहीं आए। तो कुल मिला के दिस इज नोन एज द कॉस्ट और ऑल्सो नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऑल्सो नोन एज द इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो यहाँ पे जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, उनको हम यहाँ पे माइनस करते हैं। माइनस कर दो बेटा इम्प्लिसिट कॉस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कितनी है? मान लो सोनू यहाँ पे मोमोज बेच रहा है और क्वेश्चन में आपको गिवन होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट कि अगर ये मोमोज ना बेचता कहीं और काम कर रहा होता तो मान लो 2,000 रुपये वहां से कमा रहा होता, लेकिन वहां से पैसा तो नहीं आया क्योंकि ये तो मोमोज बेच रहा है। तो इसका फाइनली प्रॉफिट कितना हुआ? मैम 3,000। दिस इज नोन एज इकोनॉमिक प्रॉफिट। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे बेटा इकोनॉमिक प्रॉफिट। क्लियर? तो 2 तरह के प्रॉफिट है, अकाउंटिंग प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट कैसे आते हैं? इकोनॉमिक प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए मैम हमको एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी माइनस करनी पड़ती है और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी हमें माइनस करनी पड़ती है, तभी हम इकोनॉमिक प्रॉफिट तक पहुंच पाते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल देके बेसिकली यही समझाया था कि कॉस्ट 2 तरह की होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और
इम्प्लिसिट कॉस्ट। आइए तो जो कॉस्ट होती है बेसिकली जो भी इनकर्ड करी जाती है वो दो तरह की होती है इकोनॉमी के अंदर। एक होती है एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब जिसके लिए पेमेंट की गई है, जिसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाना है, और इम्प्लिसिट जिसके लिए हमने कोई पेमेंट नहीं करी है कैश में, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोला जाता है। क्लियर? यस। नेक्स्ट आइए, तो एक्सपेंडिचर जो भी इनकर्ड किए जाते हैं जिसमें आप पेमेंट कर रहे हो, जिसको आपने परचेज करा है तो पेमेंट भी करोगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। खुद सेल्फ ऑन्ड, खुद के ऊपर खर्चा किया है। देखो अब आप खुद हो, आप अपने बिजनेस में काम कर रहे हो, ठीक है जी। अगर आप बिजनेस में खुद काम नहीं कर रहे होते तो आप कहीं ना कहीं से तो पैसा कमा ही रहे होते, आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते। मान लो आपको 10,000 रुपए मिल रहे होते तो वो 10,000 रुपए आपके लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैम हम ना अपने काम में, अपने बिजनेस में अपनी वाइफ को लगा के रखा हुआ है हमने, तो वाइफ को अब हम सैलरी नहीं पे कर रहे हैं, हमें वाइफ को पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि वाइफ तो हमारे ही घर का हिस्सा है, हमारे ही परिवार का हिस्सा है। तो डेफिनेटली सी बात है जब आप उनको कुछ पेमेंट नहीं कर रहे हो तो उसको अब हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो बोल नहीं सकते। लेकिन सेल्फ ऑन्ड फैक्टर है, मतलब अगर वो आपके बिजनेस में काम नहीं करती तो कहीं से तो पैसा कमाती। दैट मीन्स अगर वो बिजनेस में काम कर रही है तो वो कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहीं और लूज कर रही है ना। तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी लूज कर रही है बेटा? जहां पे वो काम नहीं कर रही है तो उतनी उनकी क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब सेल्फ ऑन्ड कॉस्ट को भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। आगे देखिए, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमेशा इन दोनों कॉस्टों को हमें ऐड करना पड़ता है। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बनता है एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब मैं आपको सारा समझा चुकी हूँ। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट यहाँ पे देख लो। मतलब अब देखो इन्होंने क्या लिख दिया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जिसमें हमें पेमेंट करनी पड़ रही है, इम्प्लिसिट कॉस्ट वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जिसमें हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव वाली कॉस्ट जिसको बोले जाते हैं, पढ़ लेना यहाँ से। आइए, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब तो लिख लोगे ना, कैसे लिखेंगे मैम? लिख देना बेटा इम्प्लिसिट कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट मैम जिसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है, इम्प्लिसिट सेल्फ ऑन्ड होती है। ये यहाँ पे पेमेंट कैश की फॉर्म में होती है, यहाँ पे सब कुछ सेल्फ ऑन्ड है, कोई पेमेंट नहीं करना है। एग्जाम्पल लिख देना, जैसे आप वेजेस टू द वर्कर पे कर रहे हो, रॉ मटेरियल खरीद के ला रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहे हो। सेल्फ ऑन्ड अपना ही प्रॉपर्टी पे बिजनेस कर रहे हो, खुद अपने बिजनेस में काम कर रहे हो, आपकी वाइफ आपके बिजनेस में काम कर रही है, मतलब आपके जो खुद के रिसोर्सेज हैं वो बिजनेस में इंडल्ज हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। अब आपको मुझे बताना है कि इन 8 के 8 केस में, ध्यान से देख लो क्योंकि आंसर आप ही को देना है। इन 8 के 8 केस में आप मुझे बताओ कि कौन सी मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट है, कौन सी मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। और हाँ, जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे तो आप मुझे हेडिंग के साथ दोगे 1 2 3 4 5 6 का आंसर, और जिस बच्चे का आंसर सही होगा उसी को ही हम पिन कर देंगे सो दैट बाकी सब बच्चे अपना आंसर मैच कर ले। मैं 2-4 के आंसर देख के जाऊंगी, बाकी सबके आंसर आप खुद दोगे। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। एन इंडिविजुअल वर्किंग एज मैनेजर इन हिज ऑन जॉब। भाई तुम अपनी जॉब, अपने बिजनेस में खुद ही जॉब कर रहे हो तो कौन सी कॉस्ट हो गई मैम? सेल्फ ऑन्ड है, इम्प्लिसिट। मनी बोरोड टू स्टार्ट अ बिजनेस, बताओ मुझे कमेंट में मैसेज करके, इम्प्लिसिट होगी या एक्सप्लिसिट? आंसर आप दोगे इसका, मैं लिख के जा रही हूँ, आंसर आप दोगे, मैं नहीं बताऊंगी, अभी अभी पढ़ाया। एम्प्लॉइंग एन असिस्टेंट टू दी हेल्प इन दी होटल चेन बिजनेस, हमने किसी को हायर किया है बेटा, हायर किया है, हायर करेंगे तो पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। बताओ मुझे लिख के, इम्प्लिसिट हुआ या फिर एक्सप्लिसिट? नेक्स्ट, सेटिंग अप अ फैक्ट्री बाय यूजिंग थर्ड पार्टी, बेटा थर्ड पार्टी के फंड को यूज कर रहे हो, सेल्फ ऑन्ड कोई रिसोर्सेज यूज नहीं हो रहा, क्या होगा बताओ मुझे? मैम सेल्फ ऑन्ड नहीं है तो फिर सिंपल सी बात है एक्सप्लिसिट, कमेंट में लिख के बताना। एस्टिमेटेड सैलरी ऑफ वाइफ, अभी अभी एग्जांपल दिया था, कमेंट में बता देना।
एन उबर ड्राइवर गेटिंग हिज टैक्सी फाइनेंस्ड फ्रॉम अ बैंक। आपने थर्ड पार्टी से टैक्सी फाइनेंस कराई है, सेल्फ ऑन्ड नहीं है ये, सेल्फ ऑन्ड कोई भी रिसोर्स आप यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हो। कौन सा हो गया? एक्सप्लिसिट। ऑन लैंड, खुद का लैंड है बेटा जो कि आप बिजनेस में यूज कर रहे हो एज अ गोडाउन। बताओ क्या हो गया मैम? खुद का रिसोर्सेज है, इम्प्लिसिट। एन इंडिविजुअल बूटस्ट्रैपिंग इन हिज हर स्टार्टअप। बताओ मुझे क्या होगा? तो ये कुछ मैंने बताए हैं, कुछ आप मेरे को कमेंट में बताओगे और लास्ट में आप सब यहाँ से मैच भी कर सकते हो। मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे सबके आंसर्स रखे हैं, लेकिन आई वांट कि पहले आप अपना दिमाग चला के कमेंट्स आंसर मुझे दे दो। आइए अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट किसे कहते हैं? सेलिंग कॉस्ट तब इनकट की जाती है जब आप प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रहे हो। जैसे बाबा रामदेव जब पतंजलि के प्रोडक्ट बना चुके थे, अब वो प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केट में आए। अब वो बेचे कैसे? तो उनको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ी थी। अब कोई भी हो, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, हर कोई अपनी एडवर्टीजमेंट करता है। एडिडास देख लो, आपको ऐड दिख जाएगा। मान्यवर देख लो, टीवी पे ऐड दिख जाएगा। तो जब भी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको जो एडवर्टीजमेंट करनी पड़ रही है, दैट इज नोन एज सेलिंग कॉस्ट। सेल करने के लिए लगने वाली कॉस्ट नोन एज सेलिंग कॉस्ट। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल इवन। क्लियर? यस मैम। और प्रोडक्शन कॉस्ट, गुड्स को प्रोड्यूस करने में लगने वाली कॉस्ट। जैसे एडिडास अपनी जैकेट बेच रहा है, तो जब वो जैकेट बना रहा है, दैट इज व्हाट? दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट। और जब उसी जैकेट को वो मार्केट में बेच रहा है, नोन एज सेलिंग कॉस्ट। मार्केट में बेचने के टाइम जो ऐड करना पड़ रहा है, सेलिंग कॉस्ट। तो इस चैप्टर में बताओ हम किस पे फोकस करें? कॉस्टिंग चैप्टर। कॉस्टिंग चैप्टर मैम प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्शन की कॉस्ट पे ठहराव रखेंगे अपना। सेलिंग कॉस्ट को हम भूल जाएंगे। सेलिंग कॉस्ट पता है कब काम आएगी? जब मैं आपको मार्केट चैप्टर पढ़ाऊंगी। आइए, तो यहां पे हम किस पे फोकस करेंगे? प्रोडक्शन वाली कॉस्ट पे। शॉर्ट रन किसे कहते हैं? लॉन्ग रन। हालांकि अब शॉर्ट रन ही पढ़ेंगे, लॉन्ग रन नहीं पढ़ेंगे, मैंने रीजन बता दिया था क्यों। बात आती है कि मैम आखिरकार ये शॉर्ट रन क्या होता है? बेटा शॉर्ट रन वो रन होता है जहां पे फिक्स फैक्टर फिक्स होता है और वेरिएबल फैक्टर वेरिएबल होता है। तो शॉर्ट रन में हमारी एक हो गई बेटा फिक्स्ड कॉस्ट, एक हो गई वेरिएबल। शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट में हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं और वेरिएबल कॉस्ट में हम चेंज करते हैं। तभी मैं बोलती हूँ आपको बार बार कि प्रोडक्शन वाला वन शॉट जरूर देख लेना। अच्छा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है मैम? फिक्स्ड कॉस्ट बेटा वो कॉस्ट होती है जो कि विद द चेंज ऑफ द आउटपुट चेंज नहीं होती। अब ये एक रूम है, इस रूम में हम बच्चे पढ़ाते हैं, दिस इज द कोचिंग रूम। मान लो इस रूम में हमें 50 बच्चे बैठाने हैं, हमारे पास 50 बच्चों का यहाँ पे स्पेस है। तो अगर एक बच्चा आएगा तो भी इस रूम का किराया 20,000 जा रहा है, तो 20,000 जाएगा। 2 बच्चा आएगा तो भी किराया 20,000। 20 बच्चा आएगा तो भी किराया 20,000। 30 बच्चा आएगा तो भी किराया 20,000। मतलब कि अप टू 50,000 बच्चे तक हमारी फिक्स्ड कॉस्ट को भी चेंज नहीं होगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता। अगर मैं 0 बच्चा लेके आ रही हूँ, एक भी बच्चा नहीं आया, तो भी कॉस्ट कितनी आएगी? 20,000 आएगी। अगर मेरा आउटपुट 0 है, एक भी बच्चा नहीं आया है, तो भी ये कॉस्ट इनकर्ड होगी ही होगी। याद रखना, फिक्स्ड कॉस्ट को सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोला जाता है, ओवरहेड कॉस्ट भी बोला जाता है और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोला जाता है। नेक्स्ट, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं फिक्स्ड कॉस्ट के। ये क्या है? एग्जाम्पल। जैसे मशीन एंड प्लांट पे किया गया खर्चा फिक्स्ड है बेटा। एक बार मशीन ले ली, मान लो 10 लाख रुपए की मशीन ले ली, अब उसे कितना भी प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन नहीं करोगे तो भी 10 लाख रुपए गया, प्रोडक्शन करोगे तो भी 10 लाख रुपए गया। लैंड बिल्डिंग का खर्चा, लाइसेंस फी वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड द शेप ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कर्व मैम कैसी होती होगी? सिंपल सी बात है, ये मेरा वाई एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस। अब जो मेरी कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट, वो हमेशा सेम रहती होगी। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैंने कोई रूम रेंट पे लिया था तो जिसका भाड़ा कितना जा रहा था? 20,000 रुपए। अगर मैं 0 बच्चा बैठा रही हूं तब भी 20,000 रुपए गया। 10 बच्चा आया तब भी 20,000 रुपए। 20 बच्चा आया तब भी 20,000।
30 बच्चे आया तब भी 20,000। तो मेरा कर्व जो होता है वो कैसा होता है, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। तो दिस इज द एग्जाम्पल। चाहे हम बच्चे 0 बिठाएं चाहे कितने भी बिठाएं, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, जीरो लेवल पे भी ये अकर होती है। इसका कर्व कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल या फिर पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। आगे आओ। अच्छा, टीएफसी कर्व कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल भी इसको बोला जाता है। याद रखना टीएफसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है विद द चेंज ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। अगर मान लो 0 लेवल पे आप खड़े हो तो भी टीएफसी अकर्ड होगी ही होगी। नेक्स्ट कॉस्ट है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या होती है, ये जैसे जैसे आउटपुट चेंज होता है ये भी चेंज हो जाती है। जैसे कि हमने क्या बताया था, हमने कोचिंग रूम खोला था, इसका रेंट कितना जा रहा था, 20,000 रुपए महीना। अगर बच्चा आ रहा है फॉर एन एग्जाम्पल, तो हर एक बच्चे को 1,000 रुपए का बुक दिया जाएगा, 1,000 रुपए की उसको बुक दी जाएगी। तो अगर एक बच्चा आएगा तो खर्चा कितना आएगा मैम, 1,000। अगर 10 बच्चा आएगा तो कितना खर्चा आएगा मैम, 10,000। अगर 12 बच्चा आएगा तो 1,000 रुपये हर बच्चे पे खर्च होगा, टोटल खर्चा 12,000। अगर बच्चा एक भी ना आए तो खर्चा कितना होगा मैम, 0। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि विद द लेवल ऑफ द आउटपुट चेंज होती है। आउटपुट ज़्यादा होता है तो कॉस्ट बढ़ जाती है, आउटपुट कम होता है तो ये कॉस्ट घट जाती है। अगर मान लो आउटपुट 0 हो गया तो ये कॉस्ट विलुप्त हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, नल्लीफाइड हो जाती है। आओ देखो इसको, वेरिएबल फैक्टर की कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। ये आउटपुट के साथ चेंज होती रहती है। 0 आउटपुट पे कॉस्ट 0 होती है। इस कॉस्ट के अदर नाम क्या होते हैं, प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट इसको बोला जाता है। इसके एग्जांपल्स देख लो। रॉ मटेरियल की कॉस्ट, समोसे बनाने के लिए मैदा चाहिए, तो मैदा क्या है, रॉ मटेरियल। जितनी ज्यादा मैदा उतने ज्यादा समोसे, जितनी कम मैदा उतने कम समोसे। प्रेम से बोलो वाह वाह। देखो हमने अपना हंसना भी बैन कर रखा है आपकी क्लास में। हम नहीं चाहते थोड़ी सी भी हंसी आपके टाइम को ले, कतई नहीं चाहते। हम चाहते हैं बस पढ़ो, इस क्लास में सिर्फ पढ़ो। हमें पता है 4 घंटे बाद या कल सुबह आपका पेपर होगा, तो हम कोई भी ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। आइए नेक्स्ट, वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्कर क्या होता है, भाड़े के मजदूर। काम करेंगे तो पैसा लेंगे, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं लेंगे। इसी की जगह अगर मैं लिख दूं कि परमानेंट मजदूर को पैसा जा रहा है, एम्प्लॉय को पैसा जा रहा है, तो वो फिर वेरिएबल कॉस्ट नहीं रहेगी, वो पिछले एग्जाम्पल में चली जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट में। क्योंकि एम्प्लॉय काम करे चाहे ना करे, एक बार हायर कर लिया तो पूरे महीने का भुगतान उसको करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कुछ लेवल तक तो फिक्स ही रहता है, वियर एंड टियर वगैरह वगैरह। यस मैम, ये चीज मैम थोड़ी सी कम समझ आई, इसको अभी समझाती हूँ बढ़िया तरीके से। देखो इलेक्ट्रिसिटी खर्चा ना बेटा ऐसे कुछ काम करता है, शुरू में तो फिक्स रहता है, 200-300 रुपया कुछ मीटर डाउन चार्ज होता है, उतना वो फिक्स रहता है। उसके बाद जैसे जैसे आप यूज करोगे वैसे वैसे वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है ना बेटा, ये 2 टुकड़ों में डिवाइड होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर थोड़ा सा फिक्स्ड एक्सपेंस भी होता है और थोड़ा सा वेरिएबल भी। जो मीटर डाउन चार्ज होता है, मीटर डाउन चार्ज होता है वो फिक्स रहता है, लेकिन ऐसा बोला जाता है ना, अप टू 100 यूनिट सब कुछ फिक्स बिल आएगा। लेकिन जैसे ही आप 100 यूनिट यूज कर लोगे उसके बाद हर एक यूनिट के लिए आपको 5 रुपया पे करना पड़ेगा। तो 100 यूनिट करोगे तो 500 रुपये पे करो, 200 यूनिट अगर यूज कर रहे हो तो बेटा 1000 रुपया पे करो। तो वो डिपेंड करता है आपका, तो वो डिपेंड करता है आप पे कि ज्यादा यूज करोगे ज्यादा पे करोगे, कम यूज करोगे कम पे करोगे। तो इलेक्ट्रिसिटी में 2 तरह के खर्चे होते हैं। एग्जाम में स्पेशली बोल दिया जाता है कि अप टू अ लेवल तो लिख देना फिक्स्ड, आफ्टर दैट लेवल खर्चा कैसा हो जाता है, वेरिएबल। अभी मैं एग्जाम्पल कराऊंगी भी तो वहां पे भी लिखा आएगा, एग्जाम के क्वेश्चन कराऊंगी अभी तब देखना। आइए, वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कैसे बनता है तो देख लो भाई। 0 कॉस्ट पे 0 खर्चा, जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, ये कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। सो दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट।
टीवीसी कर्व के बारे में ये बात याद रखना कि इसको बेटा इन्वर्टेड एस शेप कर्व कहा जाता है, या फिर इसको इनवर्स एस भी बोला जाता है, क्योंकि कर्व देख रहे हो कुछ इस तरह से बना हुआ है। एस हम कैसे बनाते थे? यस मैम सही बात कर रहे हो आप, इसे इन्वर्टेड एस ही बोलेंगे, क्योंकि हम एस कुछ ऐसे बनाते हैं। कहाँ गया ये रहा एस हम ऐसे बनाते हैं, यस। तो इसीलिए इसको बेटा इन्वर्टेड एस, उल्टा एस बोल दिया जाता है, इसको उल्टा एस बोल दिया जाता है लाइक दिस। तो याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट, टीवीसी बढ़ती है जब आउटपुट बढ़ता है, टीवीसी बढ़ेगी आउटपुट बढ़ेगा, टीवीसी गिरेगी आउटपुट गिरेगा। अब ये बात बहुत काम की जो मैं अब समझाने जा रही हूँ, ये बात मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाई है। रिफ्रेश कर लो फिर इस पे आते हैं। रिफ्रेश कर लो अपने माइंड को, रिफ्रेश कर लिया, चलो आ जाओ। टीवीसी शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ती है, टीवीसी शुरू में इंक्रीज होती है एट अ फॉलिंग रेट। अभी मैं समझाऊंगी क्यों। देन एट अ कांस्टेंट रेट, फिर ये कांस्टेंट रेट से बढ़ती है, एंड उसके बाद ये बहुत तेजी से बढ़ती है। ओ माय गॉड, तभी तो एक ग्राफ ऐसे बना, देखो शार्प। टीवीसी पहले देखो, यहाँ पे दिखाओ, टीवीसी देख रहे हो पहले बहुत तेजी से बढ़ी, एकदम तेजी से शार्प बढ़ी, एकदम इंक्रीजिंग रेट से बढ़ी, इंक्रीजिंग बहुत तेजी से बढ़ी। गलत बोल दिया मैंने, रुको 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 रुको, सॉरी 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 सॉरी। ये देख रहे हो कर्व कैसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, शार्प जा ही नहीं रहा है, देख रहे हो ऐसे जा रहा है, ऐसे, मतलब बहुत धीरे 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 बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे एक तरह से कांस्टेंट हो गया, और फिर ये शार्प बढ़ा है, यहाँ पे ये शार्प इंक्रीज हुआ है, मतलब यहाँ पे ये हाई रेट से इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, और यहाँ पे ये बीच में आके थोड़ा सा रुक गया है। मैम ऐसा क्यों होता है? ध्यान देना आप, मैंने आपसे क्या कहा, अगर मेरे पास एक भी बच्चा नहीं आएगा तो बुक का खर्चा नहीं होगा, एक बच्चा आएगा तो बुक का खर्चा 1000, 100 बच्चा आएगा तो बुक का खर्चा 1 लाख, 1000 बच्चा आएगा तो बुक का खर्चा बताओ मुझे 10 लाख, है ना जी? यस मैम। अब इस तरह से बच्चा बढ़ता जाएगा, बुक का खर्चा क्या होगा? बढ़ जाएगा। मैम एक चीज नहीं समझ आई, शुरुआत बढ़ेगा ये बात तो सही है, लेकिन शुरुआत में खर्चा धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन बाद में ये खर्चा बहुत तेजी से क्यों बढ़ेगा? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो, जिससे मैं बुक बनवा रही हूँ, मैं उससे ज्यादा बुक्स लेने लग जाऊं, शुरुआत में तो मैंने उससे कहा 100 बुक दे दो, वो कहेगा 200 ले लो और सस्ता कर दूंगा, मैंने कहा ठीक है 200 दे दो। वो कहेगा 500 ले लो और सस्ता कर दूंगा, मैंने कहा ठीक है 500 दे दो। लेकिन मैं एकदम से उसको बोलूं कि भाई मुझको तो 1 लाख बुक चाहिए, वो कहेगा महंगी दूंगा, क्योंकि उसके पास सप्लाई कम है, मैं डिमांड ज्यादा कर रही हूँ, वो रेट बढ़ा देगा तुरंत ही। दुकान वाले के पास सामान कम हो, मेरी मांग ज्यादा हो, तो वो क्या करेगा? प्राइस एकदम से बढ़ा देगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, शुरू में तो धीमे धीमे बढ़ती है, क्योंकि दुकानदार आपको कॉपरेट कर रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इतनी डिमांड करोगे वो आपको कॉपरेट नहीं कर पाएगा, फिर वो अपना प्राइस बढ़ा देगा, इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ती है। तो ये फेजेस होते हैं वेरिएबल कॉस्ट में, शुरू में तो वो धीरे धीरे बढ़ती है, दूसरे फेज में वो रुक जाती है थोड़ी देर, फिर वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। आइए, ये एग्जाम में आता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे, ये आपको आना चाहिए। ये अब इसमें से मत देखो, आप फिर भी लिख दोगे मैम ऐसे कैसे लिखेंगे, हमको नहीं समझ आया मैम, हम परेशान हो रहे हैं, जल्दी से बता दो। तो सुन लो ध्यान से, इसको रटना नहीं है, इसको आप कैसे लिख के आओगे ध्यान दो। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट उन कॉस्ट को कहा जाता है जो फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर इनकर्ड होती हैं। वेरिएबल कॉस्ट उन कॉस्ट को कहा जाएगा जो वेरिएबल फैक्टर के ऊपर इनकर्ड होंगी। दूसरी बात, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती हैं विद द लेवल ऑफ आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती रहती हैं विद द लेवल ऑफ आउटपुट। फिक्स्ड कॉस्ट 0 लेवल पे भी अराइज होगी, जबकि वेरिएबल कॉस्ट 0 लेवल पे 0 होगी। फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व होता है वो बना के दिखा देना और बोलना कि ये हॉरिजॉन्टल होता है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है।
वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बना के दिखा देना, लिख देना, ये इनवर्स एस शेप का होता है, ये कांस्टेंट नहीं होता है, शुरू में ये धीमे धीमे बढ़ता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर ये बहुत तेजी से बढ़ता है। फिर इसके एग्जाम्पल आपको लिख के आने हैं, इससे बढ़िया आंसर आप लिख के आ जाओगे, ट्रस्ट में। क्लियर? तो ये अब आपका होमवर्क है, अब आप इसको होमवर्क में बढ़िया तरीके से स्टडी कर लेना। नहीं भी करोगे तो जितना मैंने लिखाया है इससे ज्यादा मार्क्स देगा आपको, क्योंकि पढ़ाया ही ये सब है बेटा, बोला ही यही सब था जो यहाँ लिखा है। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, इनको आपको बताना है कि कौन सी कॉस्ट होगी फिक्स्ड कॉस्ट और कौन सी कॉस्ट होगी वेरिएबल कॉस्ट। ये आप मेरे को आंसर दोगे कमेंट में, फिर हम आपकी कमेंट को पिन करेंगे सो दैट हर एक बच्चा आपसे अपना आंसर मैच कर लेगा। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहला पॉइंट, 8 पॉइंट है टोटल, 8 के 8 पॉइंट का आंसर आप पॉइंट वाइज ही दोगे। पहला पॉइंट, गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दी वर्कर ड्यूरिंग दिवाली सीजन। भाई देखो ना, सिंपल सी बात है, ज्यादा गिफ्ट बांटोगे ज्यादा खर्चा, कम गिफ्ट बांटोगे कम खर्चा, क्या होगा मैम? वेरिएबल। एक्सपेंडिचर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग, मेंटेनेंस का खर्चा है, मेंटेनेंस का खर्चा हो रहा है, फैक्ट्री बिल्डिंग को मेंटेन कराने का खर्चा है। बता देना मुझे कमेंट में, मैं नहीं बताऊंगी। टेलीफोन बिल, ये भी मैंने अभी अभी पढ़ाया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसा ही है। टेलीफोन बिल ओवर इनकर्ड एंड अबव द मिनिमम बिल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल में एक अमाउंट फिक्स होता है, ऐसी टेलीफोन में भी पहले के टाइम पे एक अमाउंट फिक्स होता था, उसके बाद जितना आप यूज करोगे फोन उतना बिल आएगा। तो बता देना भाई कि एक मिनिमम बिल से ज्यादा जो अमाउंट आप यूज कर रहे हो वो फिक्स होगा कि वेरिएबल। लाइसेंस फी पे हो रही है स्टेट कमिश्नर को, चाहे आप एल्कोहलिक लीगर बेचो चाहे ना बेचो, लाइसेंस फी तो चली गई, जो एक बार में चली गई वो फिक्स्ड है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, बताओ भाई फिक्स है कि क्या है? फिक्स कॉस्ट होगी कि वेरिएबल कॉस्ट होगी, बता देना। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, तो जितनी ज्यादा हम डिलीवरी करेंगे उतना खर्चा। एक्साइज ड्यूटी पे करें, एक्साइज ड्यूटी वो ड्यूटी होती है जब भी आपको गुड्स मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो ये ड्यूटी पे करनी पड़ती है। हालांकि अब एक्साइज ड्यूटी खत्म हो चुकी है, इसकी जगह पे जीएसटी आ चुका है, तो पर मैं आपको बता देती हूँ जितना आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे उतनी ड्यूटी पे करोगे, तो क्या हो गया? वेरिएबल। पेमेंट ऑफ मिनिमम चार्जेस ऑन टेलीफोन कनेक्शन, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ऐसे ही है जैसे ये था, मिनिमम चार्जेस पूछे गए हैं जो शुरुआती दौर में पे किए जाते हैं। बोनस प्रोवाइड टू सेल्समैन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सोल्ड, अगर आप ज्यादा सामान बेचोगे ज्यादा बोनस मिलेगा, कम सामान बेचोगे कम बोनस मिलेगा। तो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये कौन सी कॉस्ट हुई। आंसर हम जब ये पीपीटी आप लोग डाउनलोड करोगे तो ऐप पे मिल जाएगा आपको, पीडब्ल्यू के ऐप से, तो आंसर हमने यहाँ पे भी दिए हैं आपके मैचिंग के लिए। लेकिन पहले हम चाहते हैं आप अपना दिमाग लगाओ। अब टोटल में हमारे कितनी कॉस्ट होती है मैम? टोटलिटी में हमारे पास दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है मैम वेरिएबल कॉस्ट। और जब मैं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दूं तो हमारे पास कौन सी कॉस्ट आती है? जल्दी बताओ मैम। जब दोनों के आप जोड़ दोगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। जब दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास कौन सी कॉस्ट आ जाएगी मैम? तब हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। फिक्स्ड प्लस वेरिएबल इज इक्वल टू टोटल। अब इन दोनों का कर्व बनाना है मुझे, कैसे बनाएंगे? फिक्स्ड प्लस वेरिएबल प्लस टोटल, आओ यहां पे दिखाते हैं। जीरो बच्चा, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, चार बच्चा, पांच बच्चा। यहां पे मैं दिखाती हूं आपको टोटल कॉस्ट। रूम का रेंट कितना आ रहा था? सॉरी टोटल नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट। मैम रूम का रेंट तो 20,000 रुपये ही था, मैंने कहा सही है, 20,000 रुपये था। 20,000 20,000 20,000, मैं के बोले तो 1000। वेरिएबल कॉस्ट मैम जीरो बच्चे पे जीरो, एक बच्चे पे एक के, ऐसे लिख दो। 1K, दो पे 2K, तीन पे 3K, चार पे 4K, पांच पे 5K, क्योंकि एक जोड़ी बुक्स के, एक पेयर बुक्स की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? 1,000। टोटल कॉस्ट बताओ कितनी आएगी? टोटल कैसे निकालते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो 20,000, 21,000, 22,000,
23,000, 24,000, 25,000। चलिए जी, अब इसका कर्व बनाएंगे। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। इधर आएगा हमारा आउटपुट, इधर आएगी हमारी कॉस्ट, चाहे वो टोटल कॉस्ट हो, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो, चाहे वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हो, इधर सारी कॉस्ट आ जाएंगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो आप इजीली बना लोगे, फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज रिमेन फिक्स। दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर? यस मैम। फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व हो गया, मान लो ये 20 है तो 20,000 ये हो गया। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का कर्व भी आप सबको आता है बनाना। मैम ये 0 से स्टार्ट होता है। वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व होता है वो कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। क्यों? क्योंकि 0 आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाती है? 0। जबकि फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट 0 आउटपुट पे भी कुछ ना कुछ अकर हो रही होती है। दिस इज द सिंपल रीजन। ठीक है जी? यस मैम। तो वेरिएबल कॉस्ट बना दो, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये मैम कैसा बनेगा? ये कैसा बनता था मैम? ये इन्वर्टेड एस शेप कुछ बनता था, लाइक इस तरह से चला जाएगा। तो दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, अब बताओ मुझे टोटल कॉस्ट का कर्व कहाँ बनेगा? टोटल कॉस्ट का जो कर्व होता है बेटा वो फिक्स्ड कॉस्ट के कर्व से शुरू होता है, वो कभी भी 0 से शुरू नहीं होता है। दिस इज द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है? इन दोनों का सम अप है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मैं यहां पहुंच जाऊंगी। ये कभी भी बेटा टोटल कॉस्ट 0 नहीं होती है, क्योंकि टोटल कॉस्ट इज द समेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो जब फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ होगी तो डेफिनेटली बात है कि टोटल कॉस्ट भी कुछ ना कुछ होगी। 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे भी टोटल कॉस्ट कुछ ना कुछ अकर हो ही रही होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताओ जल्दी से। यस मैम। और ये मेरा क्या हो गया? दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट, तो ये सारे के सारे कर्व यहाँ पे भी हमारे बने हुए हैं कि जो टीवीसी कर्व है, टीएफसी कर्व है, एनटीसी कर्व है। यही मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, यही हमने अभी बनाना सीखा था, यही हमने एकदम से बनाना सीखा है। देख लो ध्यान से, ये रहा। तो ये आपको यहाँ से फोकस करना है, और यहाँ से अब आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये अब आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात और याद रखना कि जो टीएफसी कर्व होता है ये कांस्टेंट रहता है, और जो टीसी होता है दिस इज द समेशन ऑफ टीवीसी एंड टीवीसी। यही बात बताई थी अभी। अच्छा, कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं, बिल्कुल आपको अब यहाँ से ध्यान नहीं देने मैम। क्यों? क्योंकि मैं सब कुछ आपको पढ़ा चुकी हूँ। कैसे पढ़ाया था मैम? यहाँ से पढ़ाया था, ध्यान दो। यहाँ यही लिखा है कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है 0 से स्टार्ट होती है, टोटल कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट के पॉइंट से स्टार्ट होती है, और जो टोटल कॉस्ट होती है दिस इज द समेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। यही ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखी हुई थी। चलो, मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी, आप आंसर दो, क्योंकि पढ़ो 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 कितना पढ़ोगे, जब तक चीज़ों का आंसर नहीं दोगे पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। चलो आंसर दो कमेंट में, सभी बच्चे आंसर देना ताकि सारे बच्चे आपसे मैच करें। मुझे लगेगा कि मेरे बताने लायक क्वेश्चन है तो मैं बताऊंगी, मुझे लगा कि नहीं जस्ट अभी तो मैंने चीज़ पढ़ाई है तो मैं नहीं बताऊंगी। आंसर मैच करने के लिए मैं कमेंट पिन कर दूंगी। मल्टीपल चॉइस के कुछ क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर करना है। फिक्स्ड कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज अब बताओ मैं इसका क्या आंसर दूं नलायक को। फिक्स्ड कॉस्ट को अभी अभी पढ़ाया था, क्या क्या बोलते थे? लो दिखाई देते हैं आपको। चलो, हमारा आंसर देना कतई नहीं बनता है यहाँ पे, लेकिन कुछ नलायक ऐसे भी होंगे इस क्लास में जो बोलेंगे मैम ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं था, ये तो बहुत भयंकर बात है। ये रहा, फिक्स्ड कॉस्ट को सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, ओवरहेड कॉस्ट भी बोलते हैं, प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। अब आंसर आप दे दोगे कि अब भी हम ही दें? बताओ मैम। अब तो हम दे देंगे, अब हम बहुत समझदार बच्चे हो गए हैं। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ढूंढो ढूंढो ढूंढो। देख रहे हो मिल ही नहीं रहा है क्वेश्चन। ये रहा, मिल गया मिल गया। दिस इज द क्वेश्चन। करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस। चलो नेक्स्ट। टू कॉस्ट वेरी एट द लेवल ऑफ आउटपुट वेराइज।
टू नहीं, सॉरी, द कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट होती है मैम? इनडायरेक्ट कॉस्ट को तो फिक्स कॉस्ट बोलते हैं, तो ये तो हो नहीं सकती क्योंकि तो फिक्स रहती है। हम वेरी मतलब चेंज होने की बात कर रहे हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम क्या होता है? प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इन दोनों में से कौन सी बात एकदम सही है? टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कमेंट में जरूर लिख देना आंसर अपने। व्हेन प्रोडक्शन लेवल इज जीरो, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी बताओ मुझे? मैम प्रोडक्शन जीरो होगा ना तो भी फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ तो होगी, जीरो तो नहीं हो सकती, नेगेटिव हम होने नहीं देंगे, इक्वल टू वेरिएबल की बात ही नहीं है, बची क्या मैम? पॉजिटिव ही होगी, सही बात है। व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो, टोटल कॉस्ट क्या होगी बताओ? ये तो बता दो, अभी अभी बताया था, जब प्रोडक्शन जीरो होगा तो हमारी टोटल कॉस्ट कितने के बराबर होगी? फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर। अब हम यहां से दूसरा पड़ाव शुरू करने जा रहे हैं इस क्लास का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करें क्या? यस मैम, स्टार्ट आप कर दीजिए। चलो चलिए, अब हम बात करेंगे एवरेज कॉस्ट की। अब ध्यान दो, हमारी जो कॉस्ट होती है, एक तो हमने बात की बेटा टोटल कॉस्ट की, ठीक है जी, एक हमने बात की फिक्स्ड कॉस्ट की, इसी फिक्स्ड कॉस्ट को हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी बोलते हैं, प्लस हमने बात की वेरिएबल कॉस्ट की, और इसी वेरिएबल कॉस्ट को हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। तो बेसिकली जो अभी हम बात कर रहे थे ना बेटा, वो टोटलिटी में बात कर रहे थे, टोटलिटी में। लेकिन अब हम बात करेंगे एवरेज में, ऑन एन एवरेज कितना खर्चा हो रहा होगा। तो अगर आपको एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो पहली बात तो ये कॉस्ट पर यूनिट निकाली जाती है। जैसे कि मान लो आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है, टोटल कॉस्ट आ रही है आपकी 20,000 रुपये। कितनी आ रही है बेटा? 20,000 रुपये टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में मान लो इसमें 10,000 रुपये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है और 10,000 रुपये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 20,000। ये 20,000 रुपये आप खर्च कर रहे हो 10 बच्चों को पढ़ाने में, तो ऑन एन एवरेज एक बच्चे के ऊपर आपका कितना खर्चा हो रहा है? ऑन एन एवरेज मैम एक बच्चे के ऊपर हम 2,000 का खर्चा कर रहे हैं। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हो? TC डिवाइडेड बाय Q। ये बेटा पर यूनिट कॉस्ट होती है, नोन एज यूनिट कॉस्ट। इसको यूनिट कॉस्ट भी हम कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। या निकाल के भी दिखाया है कि टोटल कॉस्ट आपको गिवन है और एवरेज कॉस्ट हमने निकाल लिया है, एवरेज कॉस्ट हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो यहाँ पे जीरो कर लो, तो अगर आउटपुट जीरो है तो एवरेज कॉस्ट इन्फिनिटिव कैलकुलेट होगी, हो ही नहीं पाएगी। तो 1 है तो 1 से डिवाइड कर दो, 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, 3 है तो 3 से, तो एवरेज कॉस्ट हमारी बट गई। अच्छा एक चीज और देखो, टोटल कॉस्ट बढ़ती जा रही है, टोटल कॉस्ट बढ़ती जा रही है। आपको याद होगा तो हम कुछ ऐसा डायग्राम बनाते थे, ये मेरी फिक्स्ड कॉस्ट होती थी एंड मैं यहाँ पे बात करूँ तो दिस इज माय वेरिएबल कॉस्ट एंड दिस इज माय टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट आप देख रहे हो बढ़ती जाती थी, लेकिन अगर आप उल्टा देखो एवरेज कॉस्ट, तो ये तो बेटा घटती जा रही है, एवरेज कॉस्ट घटती जा रही है। एसी क्या हो रहा है मैम? घटती हुई दिख रही है हमें यहाँ पे। हाँ आओ अब इसको और ध्यान से देखते हैं। एवरेज कॉस्ट के बारे में और ध्यान से मैं थोड़ी सी चर्चा कराऊंगी। फिलहाल मैं एवरेज कॉस्ट को थोड़ा सा होल्ड कर रही हूं, पहले यहां पे आओ, फिक्स्ड एंड वेरिएबल की बात करते हैं, क्योंकि एवरेज कॉस्ट में भी दो तरह की कॉस्ट आएंगी, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो भी मैं एवरेज कॉस्ट पे पहुंच जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट पे आओ। अगर आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर दोगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व देखो, टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहती है मैम? सेम रहती है, लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट देख रहे हो गिर रही है, गिर रही है। अब आगे देखो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मैंने यहाँ पे कर्व बनाया हुआ है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व बनाया हुआ है, क्योंकि टोटल में तो जो रूम का रेंट जा रहा है, मान लो चाहे मैं 0 बच्चा बिठाऊं तब भी 10,000 जाता है, 1 बच्चे को बिठाऊं तब भी 2, 3 को बिठाऊं तब भी 2, 4 को बिठाऊं तब भी 2, मतलब रेंट तो जा ही रहा है ना एक पर्टिकुलर अमाउंट। लेकिन जब मैं इसे पर स्टूडेंट बांट दूं तो एक कम होता जाएगा ना। अब यहाँ पे ये रूम है, इसमें मैं 20 बच्चों को बिठा रही हूँ तब भी मान लो 50,000 जा रहा है, 100 बच्चों को बैठाऊंगी तब भी 50। तो जितना ज्यादा बच्चा इस रूम में बैठेगा मेरे लिए फायदा उतना, क्योंकि मेरी पर स्टूडेंट कॉस्ट कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कैसे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टूडेंट, तो कॉस्ट क्या हो रही है पर स्टूडेंट के लिए? मेरी कॉस्ट तो घटती जा रही है।
तो मैंने इसका कर्व बनाया यहाँ पे, दिस इज द कॉस्ट ऑफ AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इसी की जगह जब मैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व बनाती थी तो वो कांस्टेंट रहता था, लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा घटती जाती है। इसको बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोला जाता है, याद रखना। AFC मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इसका जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, नीचे की ओर जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। डाउनवर्ड क्यों होता है, क्योंकि मैम इसमें नेगेटिव इनवर्स रिलेशन होता है, इसमें इनवर्स रिलेशन होता है विद द आउटपुट। कॉस्ट घटेगी आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट घटेगा कॉस्ट बढ़ेगी, तो इनवर्स रिलेशन होता है, इसलिए कर्व डाउनवर्ड हो जाता है। अच्छा, ये बात याद रखना कि जो हमारा AFC कर्व होता है कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। AFC इंटू अगर मैं क्वांटिटी कर दूं, AFC इंटू क्वांटिटी, तो मेरे पास वापस से TFC आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, एवरेज वेरिएबल कैसे निकालोगे, सेम वही TVC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो एवरेज वेरिएबल कैसे निकाल लिया मैम, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया क्वांटिटी से, जैसे 10 डिवाइडेड बाय 1, 18 डिवाइडेड बाय 2, 24 डिवाइडेड बाय 3, कितना है फिर 28 डिवाइडेड बाय 4, तो हमने क्या निकाल ली, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब इसको ध्यान से देखो, ये मैम घट रही है, सॉरी ये बढ़ रही है, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट शुरू में घटती है घटती है घटती है, अपने मिनिमम पे गई, फिर वापस से बढ़ना शुरू कर दिया। मतलब ये पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, पहले घटती है फिर बढ़ती है। आ जाओ, तो ये जो मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये पहले क्या हुआ, पहले घटी, फिर अपने बिलो पे गई और फिर इसने बढ़ना शुरू कर दिया। क्लियर क्लियर, बताओ मुझे। यस, तो जो AVC कर्व होता है, याद रखना इसकी शेप कैसी होती है, ये यू शेप कर्व होता है। ये जो कर्व होता है यू शेप होता है, शुरुआत में बेटा इसकी कॉस्ट गिरती है, फिर कांस्टेंट होती है, बिलो होती है, फिर ये बढ़ना शुरू कर देती है। क्लियर, यस। अच्छा मैम ये गिरती क्यों होगी, ये गिरती क्यों, आप सबको मैंने प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया, आप सबको पता हो तो प्रोडक्शन चैप्टर में बेटा 3 स्टेजेस हमारी बनती थी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में आपको पता है हमें इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते थे, स्टेज 2 में डिमिनिशिंग रिटर्न मिलते थे, स्टेज 3 में नेगेटिव रिटर्न मिलते थे। तो स्टेज 1 में जब हमें इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते थे तो वेरिएबल कॉस्ट गिरती थी, फिर जब डिमिनिशिंग रिटर्न मिलते थे तो ये थोड़ा बढ़ना शुरू कर देती थी, और नेगेटिव रिटर्न में बहुत तेजी से बढ़ने लग जाती थी। इसीलिए हम बोलते थे कि स्टेज 3 में कभी प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कॉस्ट बहुत हाई होती है। क्लियर, डन, यस। तो याद रखना ये यू शेप कर्व होता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये कर्व हमारा इस तरह से 3 स्टेज में बटा होता है, ध्यान दो। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इसको बोला जाता था, आपको याद होगा तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या फिर मैम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी इसको बोला जाता था, इसके कई सारे नाम थे, शॉर्ट रन भी इसका एक नाम हुआ करता था। तो अब एवरेज कॉस्ट क्या है मैम, एवरेज कॉस्ट मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट, इसको मैं लिख देती हूँ, इसको एवरेज टोटल कॉस्ट भी हम बोल सकते हैं। बस ये दोनों का जोड़ के एवरेज टोटल कॉस्ट आता है। तो AFC मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस AVC, इन दोनों का समेशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा मैम, ATC आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ATC आ जाएगा। अच्छा, AC कर्व भी हमारा यू शेप होता है, यू शेप होता है, ठीक है जी, ये बात याद रखना। और दिस इज द वर्टिकल समेशन ऑफ AVC एंड AFC। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो मैं आपको बहुत देर से AFC कर्व बनाना सिखा चुकी हूँ। दिस इज व्हाट, AFC कर्व, ये हमेशा ऊपर से नीचे जाता है। फिर एवरेज वेरिएबल कैसे जा रहा था मैम, यू शेप होता था, मतलब पहले गिरता था और फिर बढ़ना शुरू कर देता था। एवरेज कॉस्ट कर्व मेरा बेटा इन दोनों का समेशन है, तो इसको और इसको जोड़ूंगी तो डेफिनेटली इसके ऊपर ही आएगा, तो ये इस तरह से बनेगा। मतलब ये दोनों गिर रहे हैं तो ये भी गिर रहा है, फिर ये दोनों धीरे धीरे बढ़ने लगे तो ये भी बढ़ने लगा। तो 3 हमने कर्व अभी तक सीख लिए, ध्यान दो। बताओ ये कौन सा कर्व है, कमेंट में लिख के। मैम दिस इज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इसको हाइपरबोला भी बोलते थे। ये कौन सा है मैम, दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यू शेप। इन दोनों का अगर मैं समेशन कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट। क्लियर, दिस इज हाइपरबोला,
बोला बोला क्या बोला, हाइपरबोला। एंड दिस बाकी के दोनों क्या है मैम, यू शेप, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज यू शेप। इसको और क्या बोलते थे, वर्टिकल समेशन ऑफ एबीसी एंड एएफसी, दोनों का वर्टिकल समेशन है। चलो अब एक नई कॉस्ट आपका इंतजार कर रही है, जिसको हम बोलते हैं बेटा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट मतलब हर एक एडिशनल आउटपुट के प्रोडक्शन से एक्स्ट्रा कितनी कॉस्ट अराइज हो रही है, जितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट अराइज होगी उसी को बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिन मीन्स पर यूनिट चेंज की वजह से एडिशनल कॉस्ट का आना। चलो पर एडिशनल यूनिट अगर आप पहले एक बच्चे को पढ़ा रहे थे तो 1000 रुपए का खर्चा आ रहा था कि नहीं आ रहा था, बताओ मुझे। यस मैम। 2 बच्चे को पढ़ा रहे थे तो 2000 का खर्चा, 3 बच्चे को पढ़ा रहे हो तो 3000 का खर्चा, प्लस मैम 20,000 का खर्चा तो हमारा आ ही आ रहा था, रूम का रेंट जा ही रहा था। तो ये हमारी क्या होती थी, वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारी क्या होती थी, फिक्स्ड कॉस्ट। अगर मैं आपसे बोलूं टोटल कॉस्ट बताओ तो आप बताते थे मैम 21,000, 22,000 एंड 23,000। अब मैं बोलूं कि मुझे बताओ मार्जिनल कॉस्ट, तो कैसे निकालोगे मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट यहां पे ध्यान दो कि जब हम एक बच्चा पढ़ा रहे थे फिर हम दूसरे बच्चे पे गए तो एक बच्चा बढ़ा, इस एक बच्चे के बढ़ने से कितनी कॉस्ट बढ़ गई मैम, 1000 कॉस्ट बढ़ गई। फिर मेरा एक बच्चा बढ़ा तो कितनी कॉस्ट बढ़ गई मैम, वापस से 23,000 माइनस 22,000 1000। फिर शुरू में मैं एक भी बच्चा नहीं पढ़ाती थी तो तब एक बच्चा पढ़ाया तो कितनी कॉस्ट बढ़ी, 1000। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट n की माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1। मतलब n मतलब मान लो 2 नंबर पे मैं निकाल रही हूं तो 22,000 माइनस n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, तो यहाँ पे 22,000 माइनस 21,000 कितनी आ गई, 1000। तो टोटल कॉस्ट पे बेस्ड होती है मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन आप ध्यान दोगे तो आपको समझ आएगा कि टोटल कॉस्ट बोला जाता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो टोटल कॉस्ट पे डिपेंड है। बुक में भी यही लिखा है, पेपर में भी यही लिख के आना है, लेकिन आपको अपने दिमाग से ये बात पता होनी चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट भले ही टोटल कॉस्ट पे डिपेंड है लेकिन एक्चुअल में तो ये वेरिएबल कॉस्ट जैसी आती है, क्योंकि फिक्स तो हमेशा फिक्स रह रही है, फिक्स में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा, तो चेंज किस में हो रहा है, वेरिएबल में। तो इन दोनों का डिफरेंस 1000, इन दोनों का डिफरेंस 1000, तो एक्चुअल में तो ये डिफरेंस ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट ही है। लेकिन इसको बोला जाता है कि मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट पे डिपेंड है, तो इसको टोटल कॉस्ट से ही फाइंड आउट किया जाता है। आप कैसे भी कर लेना आंसर सेम ही आएगा आपका। चलिए तो इसको निकालने का फॉर्मूला याद रखना, टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला एक ये होता है, एक ये होता है। जब हमारे आउटपुट में कोई डिफरेंस ना हो या डिफरेंस 1 के बराबर हो तो ये फॉर्मूला काम आता है, आउटपुट में डिफरेंस 1 से ज्यादा हो तो ये फॉर्मूला काम आता है। यानी कि यहां पे बेटा कितनी आ रही थी हमारी मार्जिनल कॉस्ट, कितनी आ रही थी मार्जिनल कॉस्ट मतलब डेल्टा टीसी कितना आ रहा था, 1000। चेंज इन क्वांटिटी कितना है, 1। तो अगर मैं इसको 1 से डिवाइड भी कर दूं तो भी क्या आएगा, 1000। लेकिन अगर मान लो डेल्टा टीसी तो मैंने निकाल ही लिया था 1, चेंज इन आउटपुट मतलब कि यहाँ पे मैं 1 के बाद 2 के बाद 3 बच्चे ऐसे पढ़ा रही थी, मान लो यहाँ पे मैं 1 के बाद सीधे 3 बच्चों पे आ गई तो एक्स्ट्रा कितने बच्चे पढ़ाए मैंने, 2। तो अब चेंज इन क्वांटिटी से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा तभी इसका आंसर मेरा सही आएगा। तो ये कितना आ जाएगा मैम, 500। तो ये 2 फॉर्मूले अलग अलग जगह पे यूज होते हैं, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ये मार्जिनल कॉस्ट के बारे में यहाँ पे लिखा है, ये मैंने आपको पढ़ाई दिया कि मार्जिनल कॉस्ट एक एडिशनल कॉस्ट होती है जो कि टोटल कॉस्ट पे डिपेंड होती है, और टोटल कॉस्ट में भी बेसिकली ये वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है जो कि काम की है। यहाँ पूरी टेबल बनी हुई है आपके सामने, टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो क्या आ गया मेरे पास, टोटल कॉस्ट। और इससे मैंने क्या निकाल लिया, मार्जिनल कॉस्ट। कैसे, ये यहाँ पे आ गया 10, क्योंकि 10 माइनस 0 इससे ऊपर वाली रो में कुछ है नहीं, तो मैं मान लूंगी क्या होगा मैम 10 माइनस 0, तो यहाँ 10 भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 0 पे है तो इसे खाली छोड़ दो क्योंकि ऑलरेडी 0 पे है।
मैंने देखा नहीं था ऑलरेडी 0 पे, तो ये खाली छोड़ दो। ये 1 पे है तो ये कितना आ गया 10, इन दोनों का डिफरेंस, फिर 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 इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का। यहाँ पे भी आउटपुट में देख रहे हो 1 1 का डिफरेंस है, इसीलिए हमें आउटपुट में डिवाइड नहीं करना पड़ा, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है, याद रखना। ये भी कैसा होता है, ये भी यू शेप होता है, शुरुआत में गिरता है, फिर नीचे जाता है, फिर ये बढ़ना शुरू हो जाता है। ये भी कैसा होता है, यू शेप होता है। रेसिप्रोकल ऑफ एमपी बेसिकली इन्होंने प्रोडक्शन से वापस से लिंक कर दिया। आओ, एक बात और याद रखना, ये मैंने अभी अभी आपको सिखाई थी कि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है ये वेरिएबल कॉस्ट पे ही तो डिपेंड होती है। यस, तो अगर मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, मार्जिनल कॉस्ट को ऐड ऑन कर दूंगी। अब यहाँ पे ध्यान दो कि हमारे पास कुछ रिलेशनशिप पे हमें फोकस करना है। एक तो हमें फोकस करना है बेटा एवरेज कॉस्ट पे और मार्जिनल कॉस्ट पे। मतलब कि एक तो इन्होंने कहा कि जो हमारा ATC है और जो मार्जिनल कॉस्ट है इसके रिलेशंस बताओ। दूसरा इन्होंने कहा कि टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बारे में भी आप बताओ। आओ फिर से देख लेते हैं इसको। यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिखा है, याद रखना, वहाँ एवरेज टोटल लिखा था। अब एक एक करके सारे रिलेशन पे फोकस करते हैं। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को अगर मैं पर यूनिट से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट। और जो मार्जिनल कॉस्ट होती है बताओ किस पे डिपेंड होती है, मैम ये डिपेंड होती है टोटल कॉस्ट पे। सबसे पहले तो यही बात याद रखना कि मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट पे डिपेंड होती है, ना कि एवरेज कॉस्ट पे। ये अब हमने कर्व बना दिया बेटा, आपको याद होने चाहिए, मैंने सारे कर्व बनाना सिखाए थे। ये कौन सा होता है, AFC। ये कौन सा होता था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये कौन सा होता था, ATC। अभी कौन सा नहीं सिखाया आपको, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व अब आप देखो कि कैसे बनता है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो हमारा बनेगा बेटा वो कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से। ये भी हालांकि यू शेप है लेकिन ये इस तरह से बनता है। ये इसके एकदम बिलो से होके निकलता है, सबसे बॉटम पॉइंट से, सबसे बॉटम पॉइंट से निकल के जाता है। तो याद रखना कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है ये AC को बिलो से कट करता है। याद रहेगी बात। यस, शुरुआत में दोनों ही गिर रहे हैं, यस दोनों ही गिर रहे हैं, लेकिन कौन ज्यादा तेजी से गिर रहा है, मैम AC। व्हेन AC इज फॉलिंग AC इज ग्रेटर देन, दोनों गिर रहे हैं लेकिन AC ज्यादा तेजी से गिर रहा है। फिर दोनों बढ़ रहे हैं, देखो दोनों एक टाइम पे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इधर से AC ने भी बेटा बढ़ना शुरू कर दिया और MC ने बहुत तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया। तो दोनों बढ़ते हैं पर MC ज्यादा तेजी से बढ़ता है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे AC इज इक्वल टू क्या हो जाता है, MC। क्यों, क्योंकि यहाँ पे AC कर्व MC को इसके बिलो से कट करता है। नेक्स्ट आइए, दोनों ही कर्व कैसे होते हैं, यू शेप कर्व होते हैं। MC कर्व ऑलवेज बेटा AC कर्व के लेफ्ट में रहता है, वामांग में रहता है क्या बात है। तो AC कर्व इधर भी देख रहे हो बेटा, MC कर्व के लेफ्ट में है, लेफ्ट में है, और इधर भी कहाँ है बेटा, ये लेफ्ट में है। MC इज ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ AC। MC हमेशा क्या है, यहाँ भी लेफ्ट में है मैम और यहाँ भी लेफ्ट में है, तो ये बात याद रखना। अच्छा, अब ABC और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में रिलेशन लिख लेते हैं। चलो, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट एंड दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो बेटा, शुरुआत में ये भी गिर रहा है और ये भी गिर रहा है, लेकिन ज्यादा तेजी से कौन सा गिर रहा है, मैम दोनों गिर रहे हैं लेकिन ज्यादा तेजी से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिर रहा है। फिर दोनों बढ़ना शुरू हो गए, ज्यादा तेजी से कौन बढ़ रहा है, मैम मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। एक पॉइंट ऐसा आता है बेटा जो कि AC का लोएस्ट पॉइंट होता है। AC का सबसे लोएस्ट पॉइंट ये होता है, यहाँ पे हमेशा AC इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मार्जिनल कॉस्ट। AC यहाँ पे लोएस्ट से हिट करता है और दोनों ही कर्व कैसे हैं, यू शेप कर्व है। तो ये बात आप याद रखना कि दोनों ही कर्व कैसे होते हैं, यू शेप कर्व। और MC कैसे निकलता है, TC पे डिपेंड होता है मैम। तो दिस इज द डिफरेंस, ये बात आप याद रखना। ये दोनों पॉइंट आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, इतना आपको याद रखना है। अच्छा,
अब ये क्या है, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी कि क्यों हमारा एमसी कर्व इस तरह से बनता है। वही सेम, शुरुआत में इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं, फिर डिमिनिशिंग और फिर नेगेटिव रिटर्न। यही रीज़न की वजह से ये इस तरह से चलता है। ये कर्व हम ऑलरेडी बनाना सीख ही चुके हैं अपना, टीसी कर्व और एमसी कर्व, तो इन्होंने वापस से आपको पिक्चर में बना के दिया हुआ है, टीसी और एमसी। ये देख लो, ये सारे के सारे कर्व एक साथ हो गए जो मैं बार बार आपको बनाना सिखा रही हूँ। दिस इज व्हाट, बताओ मुझे, ए एफ सी। फिर क्या बना दो, यू शेप में क्या बनता है मैम, ये हो गया ए बी सी। इन दोनों के समअप से क्या बन गया, ए टी सी। अब इसके बिलो पे कौन सा कर्व काट के जाएगा, इसका बिलो और इसका बिलो ले लो, बस यहां से निकाल दो, इसके बिलो से, सॉरी, ये क्या निकल गया, एम सी। सिंपल, आप मेरी तरह बनाओ। क्लियर, एक बार और बनवा दो मैम, आ जाओ एक बार फिर से बना देते हैं, बढ़िया तरीके से बना दो मैम, आओ बढ़िया बना देते हैं। चलिए, ये बोला जाता है बेटा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि हमेशा गिरता रहता है और जो हाइपर बोला होता है। फिर क्या बनाना सिखाया था मैम, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, लाइक दिस। ये कौन सा होता है मैम, यू शेप्ड होता है एवरेज वेरिएबल, यू शेप्ड, और ये हाइपर बोला। फिर इन दोनों के समअप से क्या बनता है मैम, ए टी सी, वापस से यू शेप और वर्टिकल समेशन ऑफ ए बी सी एंड ए एफ सी। अब इसके बिलो पे, इसका बिलो कहाँ है, ये रहा, एमसी कर्व कट करता है, और इसके भी बिलो पे एमसी कट कर करता है, यानी कि एमसी कर्व कुछ इस तरह से जाता है। दिस इज अगेन यू शेप, एमसी कर्व अगेन यू शेप, और यहाँ पे ये क्या हो जाता है, एमसी कर्व इज इक्वल टू ए टी सी, और यहाँ पे हो जाता है एमसी कर्व इज इक्वल टू ए वी सी। दिस इज द फुल फ्लेज डायग्राम जो मैं आपको सिखा रही थी। आइए अब क्वेश्चन देख लो। सबसे पहला क्वेश्चन, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व AFC, ये वाला क्या बोलते थे इसको, बताओ जल्दी से मैम। इसको बोला जाता था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अभी अभी बताया था। नेक्स्ट कमेंट में बता देना, व्हेन MC कर्व कट AC, जब MC कर्व AC को कट करता है तो वहां पे क्या होता है मैम, MC जब AC को कट करता है ना तो बोथ आर इक्वल, AC इज इक्वल टू MC। नेक्स्ट, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अ गुड्स, पर यूनिट क्या कहलाता है मैम, एवरेज कॉस्ट ही हमेशा पर यूनिट होती है। बस खत्म। चलिए जी, तो इसी के साथ हमने इस पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया कॉन्सेप्चुअली, बहुत सही टाइम में हमने इसे खत्म किया, सो दैट बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट ना हो। कुछ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हमने यहाँ पे एमसीक्यूज भी रखे, ऑलमोस्ट हर टॉपिक से एक एक एमसीक्यू रखा था, सो दैट एक विद इन टाइम आपको एक अच्छी पिक्चर मिल जाए। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने भली भांति करी होगी, नहीं करी हो तो थोड़े से सैंपल पेपर से क्वेश्चंस जरूर पढ़ लेना, जरूरी है। थोड़ा सा क्वेश्चन सैंपल पेपर से देख लेना, आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा, जरूरी है एक बार देखना ऊपर ऊपर से। तो इसी के साथ हमने ये पूरा का पूरा अपना एक वन शॉट खत्म कर दिया। और सबसे अच्छा पता है मुझे क्या फील हो रहा है, विदाउट एनी फालतू की गॉसिप, विदाउट एनी बकवास, विदाउट एनी बातचीत, विदाउट एनी इधर उधर की फालतू का झमेला, हमने एक आई थिंक मुश्किल से 1.25 घंटा हुआ होगा या 1-1.25 घंटा हुआ होगा, हमने अपना एक चैप्टर फुल एफिशिएंसी के साथ 100% कॉन्सेप्ट कवरेज के साथ खत्म किया है। ये सबसे ज़्यादा अच्छाई मुझे इस पर्टिकुलर क्लास की लगी, जो मुझे रियलाइज हुई जब मैंने इसे ख़त्म किया, कि मुश्किल से 1-1.25 घंटा हुआ होगा, और विद 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, 100% कॉन्सेप्ट, मेनली मेरी साइड से तो कॉन्सेप्ट ही जाएगा, क्लैरिटी तो आपको तब मिलेगी जब आप पढ़ोगे। तो 100% कॉन्सेप्ट डिलीवरी के साथ हमने आज का अपना ये लेक्चर समाप्त किया। होप सो आपको बहुत पसंद आया होगा। अपने दोस्तों वोस्तों को भी बोल देना कि आ चुका है, देख लो भाई, फ़ायदा मिल जाएगा पेपर में। और मैं फिर भी बोलती हूँ कि प्रैक्टिस के क्वेश्चन जरूर देख लेना, कॉन्सेप्ट बस यहाँ से इनफ है, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, और बढ़िया तरीके से अपना पेपर करके आओ। हमें ज़रूर बताना कि पेपर आपका कैसा गया, कितना इस वन शॉट ने आपको हेल्प किया, क्योंकि जब आप बताते हो ना
तो हमें अच्छा लगता है, कुछ डाउन्स होते हैं तो वो हम और अच्छे से टैकल करते हैं सो दैट जो दूसरा आए बैच उसमें और अच्छा सा जाए। और अगर कोई डाउन्स नहीं होते तो हमें अप्रिसिएशन मिलती है, खुशी मिलती है। चलिए जी, अपना नाम ऊंचा कीजिए, अपना नाम बढ़ाइए, अपने मम्मी पापा का नाम आगे बढ़ाओ, लाइफ में कुछ अच्छा करो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।